हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दूसरी बार है जब मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब पहली बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, सो बेसिकली है ना, थोड़ा सा कैमरा का इशू आ गया था। बेसिकली फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा फ़ोन में इशू आ गया था। ठीक है, एंड चलो अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपना पेन वगैरह ले लेता हूँ। एंड ये सीरीज़ हम लोगों की, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, नीट तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा एज़ यूजुअल। ठीक है, नीट तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। बट जो चीज़ मैंने आप लोगों से एक और प्रॉमिस करी थी कि इतने क्वेश्चंस करा दूँगा कि बेसिकली नीट में इससे बाहर तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, सो वही चीज़ का प्रॉमिस करते हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे है ना ज़ूलॉजी भी क्या कर चुका हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, ज़ूलॉजी हम लोगों ने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। ठीक है, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, ज़ूलॉजी भी हम लोग साथ ही साथ करते जाएँगे। एंड मैं आपसे है ना दिन में 2 वीडियोज़ डालूँगा। ठीक है, 12 से 1 के बीच में बॉटनी का वीडियो डलेगा। ठीक है, शाम के टाइम 6 बजे के टाइम पे क्या डलेगा, ज़ूलॉजी का वीडियो डलेगा। मुझे आप लोगों का क्या चाहिए, वैल्यूएबल सजेशन चाहिए। कमेंट सेशन ओपन है, वहाँ पे मुझे बताओ कि आपको कितने लेक्चर की फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, क्योंकि देखो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है हमारे पास। ठीक है, हमें डेली के डेली क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड जो चीज़ मैं आप लोगों से बता रहा था कि देखो 30 मिनट का लेक्चर रहता है, 30 मिनट के लेक्चर में अगर हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और आप मेरे लेक्चर, ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखो, आप जितने लेक्चर बोलोगे मैं उतने लेक्चर बना दूँगा। आप जिस हिसाब से सपोर्ट दिखाओगे मैं उस हिसाब से आप लोगों के सामने लिए क्या करूँगा, सपोर्ट लाऊँगा। ठीक है, मतलब अगर आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिखाओगे मैं उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करूँगा बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन्स। ठीक है, बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन्स। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मेरे से क्या हो पाएँगी, बन पाएँगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एंड ज होता है ना बेसिकली क्या, म्यूचुअल म्यूचुअल सपोर्ट होता है ना। ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, सो वही वाला लॉजिक है। ठीक है, तो चलो आ जाओ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़ूलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज़ूलॉजी में मैंने पहला चैप्टर उठाया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्यों उठाया है, क्योंकि जो इस टाइम पे ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनका भी बेसिकली अभी दिसंबर आ चुका है, तो वहाँ अब उनके साथ भी 12th स्टार्ट हो गई होगी। जो लोग क्या है, फर्स्ट या सेकंड टाइम ड्रॉपर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जो लोग बेसिकली 11th से 12th की तरफ अब जा रहे होंगे, तो उनको भी बेसिकली अब 12th का थोड़ा-थोड़ा सा उनके है ना क्या, कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक है, या फिर जो लोगों ने 12th का मतलब जो लोग 12th में होंगे, ठीक है, सो 12th वाले बच्चों के जब टेस्ट स्टार्ट, इस टाइम पे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके भी बेसिकली क्या, ये वाले चैप्टर्स रिपीट हो रहे होंगे। तो बेसिकली यही वाली बात है कि अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा काम वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या करो, रीड करो। ठीक है, द ब्लड टेस्टिस बैरियर इज प्राइमरीली फॉर्म्ड बाय। ठीक है, जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है वो कौन बनाता है, इसके बारे में कोई मेरे को कमेंट कर सकता है। ठीक है, जल्दी से क्या करो, इसको कमेंट मतलब इसका आंसर मेरे को क्या करो, प्रोवाइड करो। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊँ इससे पहले आप लोग मुझे बता दो। ठीक है, सो चलो आ जाओ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है वो सर्टोली सेल्स बनाते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स इस तरीके से क्या बना लेते हैं, एक बैरियर बना लेते हैं, जो कि क्या करता है, जो बेसिकली आगे चल के और ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है, जिससे ब्लड और टेस्टिस के बीच में क्या रह जाता है, एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये बैरियर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर है ना क्या रहते हैं, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, अगर जो हमारे टेस्टिस वाले रीजन में आ गए तो वो उनको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसी वजह से क्या बनाया जाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर की क्या रहती है, बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। ठीक है, सो हमने ब्लड टेस्टिस बैरियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, जरा क्वेश्चन पढ़ो, विच हार्मोन इज मोस्ट डायरेक्टली इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन इंड्यूस करता है, ठीक है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट सा आंसर है। ठीक है, एफएसएच। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है, किसके अंदर, सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, इसका आंसर एलएच नहीं होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा, प्रोलैक्टिन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या रहता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन बेसिकली क्या रहता है, मदर के टाइम, मतलब जो मदर होती है उनमें निकलता है। ठीक है, फीडिंग के टाइम पे निकलता है। एलएच नहीं होता। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। ठीक है, एलएच नहीं होता और टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्मिएशन रिफर टू। ठीक है, स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है, स्पर्मिएशन पे मार्क कर लो। स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है, स्पर्मिएशन होता है रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू लुमेन। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, मतलब स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन फाइनल स्टेप होता है जिसमें क्या करा जाता है, जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है ना उसको रिलीज कर दिया जाता है लुमेन में। ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या बोलते हैं कि भाई अब तुम जाओ, अब तुम्हारा काम हो चुका है। ठीक है, उनको रिलीज कर दिया जाता है। आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, द मेजर बायोकेमिकल, इस पे मार्क कर लो, इसमें क्या लिखा गया है, बायोकेमिकल लिखा गया है, द मेजर बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म अकर इन एपेंडेंटाइमिस। यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान रखना, मैं आप लोगों के सामने, ये थोड़ा सा ज्यादा ही मार्क हो गया, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी चीज क्या रखूंगा, प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे एपेंडेंटाइमिस लिखा है ना, इसको थोड़ा सा है ना ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बेसिकली एक नहीं तीन क्या होती हैं, तीन मेजर प्रोसेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, पहली चीज तो होती है इसमें क्या होती है, मोटिलिटी। स्पर्म को क्या मिल जाती है, मोटिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा जो होती है ना बेसिकली देखो, स्पर्म जब क्या मिलता है, जब ओवरी से क्या, जब हमारा ओवम होता है, ठीक है,
उससे जब फ्यूज़ होता है तो बेसिकली ओवम के बाहर क्या होती है, एक वॉल होती है, ठीक है? ज़ोना पैलिसोडा, ज़ोना, इन सारी लेयर्स के बारे में आपने क्या होगा पढ़ा होगा, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है? तो उसको जो फ्यूज़ करता है ना, ठीक है? मतलब स्पर्म उसकी जो लेयर को क्या करता है, डीजनरेट करता है, तो उसको डीजनरेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है? एंड इसके अलावा जो मैच्योर होकर स्पर्म आते हैं ना, वो भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे है ना 3 काम होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, ठीक है? मोटिलिटी भी मिलती है, ठीक है? और जो बेसिकली जो हमारा ओवम की जो वॉल होती है, उसको जो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है? वो कैपेसिटी भी इनको यहाँ पे मिलती है, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 3 मेजर बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन होती है स्पर्म के अंदर, ठीक है? यहाँ पे हमसे एक ही पूछी गई है, जो कि क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। बट हाँ, मोटिलिटी की जगह कुछ और भी आ सकता था, इन तीनों में से कोई भी आ सकते थे, ठीक है? क्या आ सकता था, मैच्योर हो सकते हैं, मोटिलिटी गिवन हो सकती है, या फिर ये क्या कर सकते हैं, ओवा की जो वॉल होती है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है? बॉल डीजनरेसी कैपेसिटीज़ वो भी यहाँ पे आती हैं, ठीक है? सो आप लोगों को क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन कंटेन हाई, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है? यहाँ पे ज़रा पढ़ो, फ्रक्टोज को क्या करो, मार्क करो, ठीक है? यहाँ पे इनसे क्या पूछा गया है, ठीक है? जो सेमिनल वेसिकल होते हैं, इनका सिक्रेशन में बहुत ज़्यादा हाई क्या होता है, फ्रक्टोज क्यों होता है, ठीक है? इसका देखो, इसका सीधा सा सिंपल सा रीज़न यही होता है कि फ्रक्टोज क्या होता है, वो है ना एनर्जी सोर्स की तरह क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है? सो देखो यहाँ पे पढ़ो, सर्व एज़ अ एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, जो हमारा फ्रक्टोज होता है, ठीक है? फ्रक्टोज हम जानते हैं शुगर होती है, ठीक है? शुगर के ब्रेकडाउन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली स्पर्म को जो ट्रैवल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आ रही है, ठीक है? स्पर्म स्पर्म तो बहुत छोटा सा है, ठीक है? सो उसको जो एनर्जी चाहिए, जो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है, वो फ्रक्टोज से आती है, ठीक है? फ्रक्टोज एक शुगर होती है, ठीक है? आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सो ये क्या करता है, ये बेसिकली स्पर्म स्पर्म के अंदर होती है, ठीक है? मतलब स्पर्म के अंदर क्या रहती है, ठीक है? सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है, ठीक है? उसमें ये प्रेजेंट होती है, जो कि स्पर्म को क्या करती है, एनर्जी देती है, ठीक है? इसकी मदद से स्पर्म क्या कर पाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बहुत आसानी से क्या कर पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ज़रा अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ये पढ़ो, यहाँ पे पीएसए लिखा है, ठीक है? पीएसए क्या होता है, पीएसए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है? प्राइमरी फंक्शन 2, ठीक है? ये जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है ना, ठीक है? ये आप लोगों की बेसिकली बुक में शायद नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, ठीक है? बेसिकली ये क्या करता है, ये जो ह्यूमन में जो सीमन होता है, ठीक है? तो जो ह्यूमन का जो सीमन होता है, उसको जो लिक्विडिफ़ाई करने का काम करता है, यही करता है। जो हमारा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है ना, ये बेसिकली जो ह्यूमन का जो सीमन होता है, इसको लिक्विडिफ़ाई करता है, ठीक है? अच्छा, हमें पता है बेसिकली लिक्विडिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर जो इस सीमन है, वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो बेसिकली वो क्या कर पाए, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल थोड़ी ना कर पाएगा, ठीक है? सॉलिड सीमन ट्रैवल थोड़ी ना कर पाते हैं, ठीक है? जितने ठीक है। सो हम जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, ठीक है, ह्यूमन का जो सीमन होता है, वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है, तभी वो क्या कर पाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आसानी से क्या कर पाता है, ट्रैवल कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ठीक है, ये हमारा कैसे हो पाता है, वो जो लिक्विडिफाई जो नेचर होता है, वो कौन करता है, वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करता है, ठीक है। सो आपको ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैपेसिटेशन ऑफ अ स्पर्म अकर मेनली इन द, ठीक है, जो स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, ये आप लोगों को मुझे क्या करना है, बताना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, गिवन है, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर क्या करना है, मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा पढ़ो, ठीक है। द एक्रोसोमल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय बाइंडिंग ऑफ, ठीक है, जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, वो किसके बाइंडिंग होने से क्या करती है, ठीक है। किसके बाइंडिंग होने से स्टार्ट होती है, तो इसका बेसिकली आंसर होगा Zp3, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसको क्या करना है, आपको ऐसा फैक्ट याद रखना है कि Zp3 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमसे टाइप नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा होगा, Zp1 होगा, Zp2 होगा, Zp3 होगा, Zp4 होगा। हाँ, हमें ये याद रखना पड़ता है कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, वो Zp प्रोटीन क्या करता है, बेसिकली जो हमारा ज़ोना पैलिसोडा होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये ट्रिगर करती है। लेकिन बेसिकली आपको ये नहीं याद रखना कि कौन सा करा जाता है, ठीक है। Zp1 होता है, Zp2 होता है, Zp3 होता है, Zp4 होता है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट यहाँ पे मैंने एक जो बोलते हैं ना वर्स्ट केस सिनेरियो भी मैंने क्या कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। आप चाहे तो उसको याद रख सकते हो, वरना आप चाहो तो मत याद। अगर आपको बिलीफ है कि एनसीईआरटी में क्या नहीं दिया है, तो ठीक है, आप मत करो। लेकिन जो होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग क्या प्रिकॉशन के तौर पे लेकर चलते हैं, तो बस आप ये याद रख सकते हो कि Zp3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द रेट लिमिटिंग स्टेप इन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इन लीडिंग सेल, ये आप लोगों को क्या करना है, ये बेसिकली रेट लिमिटिंग स्टेप, इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, मेरे को कमेंट्स करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे क्यों रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो रेट लिमिटिंग स्टेप होती है ना टेस्टोस्टेरोन की, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक ट्विस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैं जानता हूँ आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या करा होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, लेकिन वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ये मेरे को जानना है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या करा है, आप लोगों के सामने क्या करा है, प्रेजेंट करा है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एरो क्यों आ गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एंड चलो आ जाओ, जरा 10th क्वेश्चन को जरा रीड करो। इसका आंसर आप लोग मेरे को क्या करोगे, कमेंट्स करोगे, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट्स नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, इस पे देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीड करो, विच जीन इज एसेंशियल फॉर इनिशिएटिंग टेस्टिस फॉर्मेशन एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये बहुत ईजी सा आंसर है, ठीक है। कौन सा जीन होता है जो
बेसिकली क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे पढ़ो जीन लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा जीन होता है जो क्या करता है, इनिशिएटिंग टेस्टिस फॉर्मेशन एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको थोड़ा-सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर होगा एसआरवाई जीन, ठीक है। कहाँ गया मेरा मार्कर, कहाँ गया, ठीक है। अच्छा ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर होगा एसआरवाई जीन, ठीक है। अब ज़रा समझो कैसे होता है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मेल में क्या होता है, मेल में होता है बेसिकली एक्स होता है और एक क्या होता है, एक वाई होता है, ठीक है। ये होता है मेल के अंदर। हमें फीमेल की अभी बात नहीं करनी है, तो इसको थोड़ा-सा हटा देते हैं, मेल में समझते हैं, ठीक है। जब एक बेबी रहता है, ठीक है। अभी बेबी में समझो, जब एक फीटस होता है अपनी मदर के क्या रहता है, वॉर्म में रहता है, तो बेसिकली जब वाई क्रोमोसोम आता है ना, तो वाई क्रोमोसोम बोलता है, वाई क्रोमोसोम क्या लाता है, इन्फॉर्मेशन लाता है कि इस ये जो ये फीटस है इसको किसकी तरफ मूव करो, इसको है ना एक मेल की तरफ मूव करो, ठीक है। मतलब इसको एक मेल चाइल्ड बनाना है, ठीक है। सो वो जो वाई जो क्रोमोसोम है वो इन्फॉर्मेशन लाया, तो वो जो वाई क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन लाता है ना, ठीक है। सो वो इन्फॉर्मेशन की इसको मेल चाइल्ड बनाना है, वो किसके अंदर होती है, वो एसआरवाई जीन के अंदर होती है। एसआरवाई जीन क्या करता है, एसआरवाई जीन बेसिकली जो वुल्फियन डक्ट होती है, ठीक है। ये वुल्फियन डक्ट क्या होती है, मुलेरियन डक्ट क्या होती है, आपको नहीं समझना, डिटेल लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आप समझो जो वुल्फियन डक्ट होती है ना, उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ क्या करता है, इनिशिएट करता है। मतलब वुल्फियन डक्ट से ही क्या बनती है, मेल के अंदर टेस्टिस बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। सो आप लोगों को याद रखना है, जब वाई क्रोमोसोम में क्या आता है किसी फीटस के अंदर, तो वो क्या करता है, उसके अंदर एसआरवाई जीन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो टेस्टिस का फॉर्मेशन इनिशिएट करते हैं, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन कौन हार्मोन क्या करते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर बताना है एंड इसका आंसर होगा एलएच, ठीक है। एलएच का क्या होता है, एलएच सर्च एंड डाउनफॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो बेसिकली एलएच क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अकर होती है, ठीक है। इसका आंसर होगा बेसिकली, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स करें, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को क्या करूँ, इसका आंसर बता दूं। सो इसका आंसर होगा बेसिकली एम्पुला, ठीक है। एम्पुला रीजन होता है, ठीक है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को जल्दी से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से फीमेल क्या आ रहा है, फीमेल क्या आ रहा है, फीमेल ओवम आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, ठीक है। सो ये जब मीट करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। सामने से एक ट्रक आ रहा है, यहाँ से भी एक कार आ रही है, ठीक है। सो जब ये दोनों आपस में टक्कर करेंगे, तो बेसिकली टक्कर करने के लिए जगह चाहिए ना, ठीक है। मतलब यहाँ से आप एक ट्रक भिड़ा रहे हो, यहाँ से एक कार आ रही है, तो जब ये टकराएंगे तो इनको स्पेस चाहिए ना टक्कर करने के लिए। इनको छोटी सी जगह पे टकरा थोड़ी ना सकते हो, ठीक है। तो ये समझो कि बेसिकली इनको एक बड़ी स्पेस चाहिए, तो वो बड़ा स्पेस कौन सी जगह होती है, उसको हम एम्पुलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है आप लोगों को याद रखना, ठीक है। अब आप लोग नहीं भूलोगे क्योंकि मैंने आप लोगों को एक स्टोरी की तरह समझा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला ट्रक, ट्रक का मेरा मतलब है कि एक फीमेल जर्म सेल एंड बेसिकली जब मैंने बोला कार, तो कार का मतलब है एक मेल स्पर्म, ठीक है। तो जब ये दोनों क्या करते हैं आपस में, जब ये दोनों मीट होते हैं ना, तो उनको जहाँ पे मीट करते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा क्या उनको एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए रहता है, ठीक है। वो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, वो एम्पुलर रीजन में होता है, ठीक है। सो एम्पुलर रीजन होता है, ठीक है। एम्पुलर थोड़ा-सा स्वेल होता है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या हो जाती है, अकर हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा-सा वाइडर रीजन होता है, इसी वजह से फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होती है, अकर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉर्पस लूटियम प्राइमरी सीक्रेट, अच्छा कॉर्पस लूटियम के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। आप लोगों को समझना पड़ेगा जब हमारा क्या हो जाता है, ठीक है। एलएच-एफएसएच सर्च के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जब हमारे यहाँ पे ये जो ओवम रहता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर से ये रिलीज़ हो जाता है, तो ये जो इसके पीछे का ये जो पार्ट बच जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये है ना कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये प्राइमरीली क्या रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। सो ये आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो कॉर्पस लूटियम होता है, ये प्राइमरी क्या करता है, ये प्राइमरीली बेसिकली क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, ठीक है। एंड ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बेसिकली क्या हो जाता है, खुद ब खुद डीजनरेट हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। सो बट ये रिलीज़ कौन-सा हार्मोन करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज़ कॉल्ड, ठीक है। जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। एनसीईआरटी का फैक्ट है, बहुत सिंपल सी लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। आई होप इसमें समझाने की कोई बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हिच सेल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन द ओवरीज, ठीक है। ओवरीज में एस्ट्रोजन्स कौन सा सीक्रेट करते हैं, ठीक है। इसका आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर आप लोग मेरे को दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जुड़ा हुआ है एंड ये बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका आप लोग क्या करोगे, मेरे को आंसर दोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। विच स्ट्रक्चर रिमेन आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर क्या करता है, बच जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है। एंड द आंसर इज कॉर्पस लूटियम, ठीक है। क्यों, बेसिकली हमने देखा था ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ओवम क्या हो जाता है, रिलीज होता है, ठीक है। सो जो पीछे का जो स्ट्रक्चर बच जाता है, आप लोग ध्यान से देखो, ये क्या बच गया, ये कॉर्पस लूटियम बच गया ना, तो कॉर्पस लूटियम ही तो यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या बच गया, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। मतलब मैंने आप लोगों को देखो, मैंने इस वाले क्वेश्चन में ही आप लोगों को पूरी कॉर्पस लूटियम की थ्योरी बता दी कि येलो कलर का होता है, ये प्राइमरीली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है। एंड ये बाद में क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब आप लोग अगर मेरी बात सुनोगे तो आप लोगों को पूरी चीजें पता चल जाएंगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि सेशन बहुत लॉन्ग होने वाला है, ठीक है।
सेशन शॉर्ट होते हैं हमारे, ठीक है। सो आप लोग मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड मेरे साथ-साथ आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों का पूरा रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड ये यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा, मतलब लोग क्वेश्चन्स कराते हैं, बट क्वेश्चन्स के लिए बहुत लंबे-लंबे लेक्चर्स लेते हैं, तो वो वर्थ इट नहीं होता, क्योंकि एट दिस टाइम, ठीक है, हमको चाहिए रहता है क्या? हमको बेसिकली एक चीज़ चाहिए रहती है, वो है बेसिकली फास्ट इफेक्टिव रिवीजन, ठीक है। एंड फास्ट रिवीजन, एंड रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन क्वेश्चन से होता है, एंड इफेक्टिवनेस कैसे आती है, जब कोई टीचर आपके लोगों के सामने क्या कर रहा हो, आपको थ्योरी भी बता रहा हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यूट्यूब पे आज तक कभी नहीं अभी तक किसी किसी ने भी एक साथ नहीं करी, मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो आप लोग इसका जल्द से जल्द जितना हो सके उतना फायदा करो लो, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, कलेक्टिवली फॉर्म, ठीक है, द, तो इसका आंसर आएगा बेसिकली वोल्वा, ठीक है। बेसिकली इसमें वजाइना नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों में एक कंफ्यूजन रहती है वजाइना या वोल्वा, ठीक है। सो बेसिकली वजाइना नहीं कहते, बेसिकली वोल्वा कहा जाता है। वोल्वा एक कलेक्टिवली टर्म होती है, इसके अंदर लेबियम मेजोरा, ठीक है, माइनोरा सब कुछ आ जाता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर है ना, आप जितना भी एज एक टर्म, मतलब देखो वोल्वा एक कलेक्टिव टर्म होती है, ठीक है। इसीलिए बेसिकली जो पूरा फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है ना, ठीक है, वोल्वा के अंदर लेबियम मेजोरा, क्लोटोरस, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, जो कलेक्टिव, जहाँ पे आप लोग समझो, जो कलेक्टिव जहाँ पे आप लोगों को कलेक्टिव टर्म यूज हो जाए, तो वहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या टिक करना पड़ता है, वहाँ पे वोल्वा टिक करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर ड्यू टू सडन फॉलो, ठीक है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल की जो ब्लीडिंग होती है वो क्या सडन किसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, मेरे को है ना आंसर दोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक पैटर्न, देखो मैंने है ना जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, मैंने आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्वेश्चंस क्या करे थे, मैंने आप लोगों को बोले थे कि मैं आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्वेश्चंस क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या करे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुद मैंने क्या कराए थे, खूब सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को जो टफ टॉपिक है पहले मैं आप लोगों को खुद देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, मैं उनको खुद से आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे, समझ में आ सके, ताकि आप लोग घर पे जाके उनको क्वेश्चंस को, जो टफ टॉपिक है उनको खुद से आप लोग क्या करो, प्रिपेयर करो, ठीक है। एंड जो डाउट्स आ जाए आप लोगों के पास, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, विच लेयर ऑफ यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्शन। लेबर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी क्या रहती है, लेयर रिस्पॉन्सिबल रहती है, इसके बारे में आप लोग क्या करोगे, मेरे को बताओगे, ठीक है। यूट्रस में बेसिकली क्या होती है, स्मूथ एंडो, मतलब स्मूथ मसल होती है, ठीक है, जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो अब आप देखो, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, ठीक है। स्मूथ मसल कौन सी होती है, कोई मेरे को यहाँ पे बता सकता है, इससे पहले मैं आंसर दे दूँ, ठीक है। सो वो होती है हमारी क्या, मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियल लेयर्स क्या होती है, स्मूथ मसल लेयर होती है। स्मूथ मसल लेयर्स आपस में क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, लेबर पेन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और बेबी क्या होने लगता है, बाहर आना शुरू कर देता है, ठीक है। एक मदर, एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस होती है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बिलीव मी, ठीक है, ये आप इस तरीके से सोचो कि बायोलॉजी की एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है, जिसमें हाँ क्या करा जाता है, जिसमें स्पून मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और एक वो एक नए जीवन को क्या कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द ओवम इज रिलीज एट विच स्टेज, ठीक है। ओवम कौन से स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। सो बेसिकली वो रिलीज होता है अपने सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाता है, बेसिकली हम लोग सेकेंडरी oocyte में भी पढ़ेंगे, सेकेंडरी oocyte के अंदर भी फेस होते हैं, ठीक है। मेटाफेस, एनाफेस, ये सारे फेसेस होते हैं, ठीक है। तो हम इन फेसेस के ऊपर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये वो पढ़ेंगे, हम लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे डायरेक्ट एक आंसर पूछा गया है कि सेकंड जो ओवम होता है वो कब रिलीज होता है, तो प्राइमरी oocyte क्या होता है, वो इमेच्योर होता है, उसके अंदर बेसिकली पूरी तरीके से क्या ओवम बना नहीं रहता है। सेकेंडरी oocyte क्या रहता है, मेच्योर रहता है, इसके अंदर ओवम बन जाता है, एंड यहीं पे अब क्या हो जाता है, जो हमारा oocyte होता है वो रप्चर होता है, और एक ओवम रिलीज होता है, और ये जो oocyte है, ये जो oocyte आप लोगों के सामने सेकेंडरी oocyte दिख रहा है, ठीक है, यही oocyte आगे चल के क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम बन जाता है, जिसके बारे में मैंने पीछे बात करी थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, पीसीओएस, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ठीक है। इज मेनली एसोसिएटेड विद, जो हमारा पीसीओएस होता है, ठीक है, ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड होता है, ये एक बहुत पॉपुलर डिसीज है, आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बनता है, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, इस डिसीज़ में बेसिकली क्या होता है, ये फीमेल में एक बहुत ही क्या है, एक फीमेल में एक डिसीज़ होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली क्लस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। क्लस्टर्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा, जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर अगर आपको पोकोस का क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का, तो आप लोगों को याद रखना है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है फीमेल के अंदर, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं, हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, पीसीओएस क्या हो जाता है, फीमेल में बन जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, ठीक है, अ कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, अ कंडीशन वेयर एंडोमेट्रियल टिश्यूज ग्रो आउटसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसको बेसिकली जरा समझने की कोशिश करो, एंडोमेट्रियल टिश्यूज जब क्या हो जाते हैं, बाहर ग्रो करने लग जाते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है
ठीक है, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रोसिस, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है जब एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं, बाहर ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है, ये प्रोसेस एक फीमेल के लिए ना बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। इस प्रोसेस के है ना 2 साइड इफेक्ट होते हैं। पहली चीज़ तो पेन होता है, भयंकर पेन होता है एक फीमेल को, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी के बारे में मैं क्या करूँगा, डिफरेंस बताऊँगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जब हम सिलेबस में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को क्या करूँगा बताऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूटेराइन फिब्रोसिस आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा यूटेराइन फिब्रोसिस क्या होते हैं, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। यूटेराइन फिब्रोसिस, एक सेकंड रुकना, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा समझा देता हूँ। ये किसके बने रहते हैं, ठीक है। सो ये क्या बने रहते हैं, एपिथेलियल सेल के? नहीं, ठीक है। ये किसके बने रहते हैं, कार्टिलेजिनस सेल के? नहीं, ठीक है। ये किसके बने रहते हैं, नर्वस टिश्यू के? नहीं। ये किसके बने रहते हैं, ये किसके बने रहते हैं, स्मूथ मसल सेल के बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यूटेराइन, ठीक है, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन का समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को एक छोटा-सा, मैं अब आप लोगों को थोड़ा-सा लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करा जाता है, ठीक है। सोचो इसको यूटेराइन, ठीक है। यूटेराइन के बारे में सोचो, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो रीजन होता है, वो मेनली स्मूथ मसल्स का बना रहता है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचो कि वो किसका बना रहता है, स्मूथ मसल का बना रहता है, ठीक है। क्यों बना रहता है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए रहते हैं, ठीक है। आज एक फीमेल को क्या फीमेल मतलब नेचर इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होती कि वो आज का देखे। नेचर इस तरीके से डिज़ाइन रहती है कि नेचर लंबे टर्म तक का देखती है, ठीक है। आज एक फीमेल है, ठीक है, एट द एंड मतलब वो क कभी न कभी क्या वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो जब बेबी को जब बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो बेबी को जब बाहर निकाला जाता है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है ना, आपको समझना पड़ेगा कि बेबी को बाहर निकाला जा रहा है, तो उसमें स्मूथ मसल्स का भी रोल होगा, ठीक है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तब जाके बेबी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है, सो उस तरीके के क्वेश्चन्स पे आप अपना थोड़ा-सा क्या कर सकते हो, लॉजिक को क्या कर सकते हो, वो लगा सकते हो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक यूज़ करो, अगर आपको नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा-सा लॉजिक यूज़ करो, आप थोड़ा-सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पता नहीं मतलब बच्चों को टफ क्यों लगता है, मेरे भी मतलब बैचमेट्स को बहुत टफ लगता था। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक वगैरह लगाओगे ना, ठीक है, डिसीज़ेज़ के अंदर, तो आप लोग क्या कर जाओगे, आप लोग पार कर जाओगे। एंड एक चीज़ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों में से जो ड्रॉपर होंगे, ठीक है, उन लोगों को पता होगी, आप लोगों में से जो 12th बैच में होंगे, उनको पता होगी, ठीक है। आप लोगों में से जो 11th वाले हैं, जो इस लेक्चर को शायद देख रहे हो, ठीक है, या फिर जो 11th से 12th मूविंग की तरफ हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, और जो नीट में अपीयर होने वाले हो, ठीक है। एक मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि देखो, आप लोग किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कोचिंग होती हैं, ठीक है। मैं भी एक बड़ी कोचिंग से पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये चीज़ मुझे मेरे टीचर ने बोली थी, ठीक है। हमारा जब टेस्ट हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है, मेरे फुल मार्क्स नहीं आए थे, मेरे है ना 2 क्वेश्चन गलत चले गए थे, ठीक है। मैंने टीचर से पूछा था कि ये 2 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। सो टीचर का क्या जवाब था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसा है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें नहीं पता रहता, ठीक है। इसमें हमें प्रिपेयर करके जाना पड़ता है कि नीट में भी 100% क्या सवाल क्या सीधा-सीधा एनसीईआरटी से नहीं आएगा, कुछ ना कुछ घुमा के सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है। यही चीज़ बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा क्या बना देती है, अलग बना देती है, बहुत ज़्यादा अलग बनाती है, इन द सेंस कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको अपने लॉजिक्स को क्या करना पड़ेगा, बहुत शार्प करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? सो आप लोग 100% ये पकड़ के मत बैठो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी में जिस तरीके से हर एक चैप्टर होता है, ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठ के आ सकती है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को लॉजिक्स बहुत बिल्ड करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी से बाहर हिट कर जाए। ये बिलीव मी ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि बहुत बाहर से आ जाएगा, लेकिन लॉजिक को क्या करेंगे, वो बहुत ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय। अब ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिसीज होती है, पेल्विक रीजन जो फीमेल में जो पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, उसमें भी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो किस किस रीजन मतलब किस किस डिसीज की वजह से होती है, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाता है क्लेमाइडिया, ठीक है, या गोनोरा, ठीक है। ये क्या होती है, ये बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती है, ये पेल्विक इन्फ्लेमेशन कर देती है। देखो हमेशा ना ये चीज याद रखना, ठीक है। जो इस तरीके की ये जो क्लैमाइडिया जो गोनोरा होती हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाती हैं, ये बहुत डेंजरस डिसीज़ होती हैं, ठीक है। ये ऐसा मतलब ये क्या होती है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, या सेक्सुअली बॉर्न डिसीज़ेज़ होती हैं, ठीक है। मतलब जिस ह्यूमन के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, या फिर अनप्रोटेक्टेड पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उसको ये डिसीज़ होने के क्या रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है।
अब समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, व्हिच डिसऑर्डर इज कॉज्ड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो कि क्या कर देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है एमेनोरिया। ठीक है, मतलब इस वर्ड का मतलब ही यही होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए एमेनोरिया कहा जाता है इसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा पढ़ो। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय। ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा एचपीवी वायरस। ठीक है, इसको जरा समझोगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसको कहा जाता है। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना। सर्वाइकल कैंसर के भी 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, ठीक है? जो लो होता है, ठीक है? उस जो लो होता है उसमें बेसिकली क्या हो जाते हैं, बेसिकली वर्ड्स मतलब थोड़ी-सी इचिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है? मतलब थो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब इस आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जब स्टेज 2 आ जाता है, ठीक है? सो बेसिकली स्टेज 2 में क्या हो जाता है कि है ना, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है? व्हिच कंडीशन शो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल किस कंडीशन को कहा जाता है, एमेनोरिया को नहीं कहा जाता, ठीक है? इसको बेसिकली क्या ओलिगोमेनोरिया नहीं कहा जाता, ठीक है? डिस्मेनोरिया नहीं कहा जाता। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ओलिगोमेनोरिया नहीं होता, ठीक है? डिस्मेनोरिया नहीं होता, एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच डिसऑर्डर डज़ ओव्यूलेशन नॉट अकर रेगुलरली। ठीक है, इसका आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर मेरे को बताना है, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, ठीक है? किसमें ओव्यूलेशन अकर नहीं होता, डायरेक्ट ओव्यूलेशन नहीं होता, ठीक है? सो इसका आप लोग मेरे को बता सकते हो, ठीक है? इसका इसमें कौन-सा होता है, ठीक है? उसका आंसर आप लोग मेरे को बता सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि इन सारी डिसीज़ेज़ के बारे में मैंने आप लोगों को क्या कर रखा है, बता रखा है, ठीक है? अभी आप लोग इस पीछे रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को अभी लीव कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने इन सारी डिसीज़ेज़ को क्या कर रखा है, अगर आप लेक्चर पीछे करोगे तो मैंने रिपीट कर रखा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? व्हिच डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर मेंस्ट्रुअल क्लैम्प ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है? ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है? मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से कौन-सी बेसिकली मेंस्ट्रुअल क्लैम्प, मतलब एक सीवियर डिसऑर्डर होता है। इसमें बेसिकली मेंस्ट्रुअल क्लैम्प्स होते हैं, किसकी वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग क्या करोगे, कमेंट्स करोगे। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? व्हिच डिसीज़ कॉल्ड जेनिटल वर्ट्स एंड कैन लीड टू कैंसर। हमें बिल्कुल पता है, ठीक है? एचपीवी इन्फेक्शन, बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन